हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देखिए विज़न का पीटी 365 2021 के लिए आ चुका है, तो उसको यूज़ करके मैंने स्लाइड्स के थ्रू एलाबोरेट करके चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तो आज जो पहला मैगज़ीन आया है वो पॉलिटी रिलेटेड है, तो उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो अ, पीटी 365 में अच्छे से इमेजेस और मैंने इमेजेस और सारे ग्राफिक्स को यूज़ करके ट्राई किया है कि और अच्छे तरीके से आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। तो पहला तो है जो डिफरेंट सब कैटेगराइजेशन किया हुआ है इस मैगज़ीन के अंदर। जो पहला टॉपिक है वो है इश्यूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर आप जो पहला पॉइंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आप गोलकनाथ केस से लेके केशवानंद भारती केस तक समझेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए इन जजमेंट्स का समझना ज़रूरी है। दूसरा जो होगा वो हम लोग समझेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो कैसे उनका इम्पीचमेंट मतलब उनको हटाया कैसे जा सकता है। और दूसरा यही चीज़ यूएसए में कैसे किया जाता है। तो इंडिया और यूएसए में जो डिफरेंस है इम्पीचमेंट का उसको समझेंगे। तीसरा है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। तो देखा गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो पार्डनिंग पावर है वो डिफरेंट है। तो किस तरह डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, वो हम लोग समझेंगे। चौथा है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। देखिए हम लोगों के जो इंडियन सोसाइटी है उसमें अलग अलग कास्ट्स हैं। तो जो डिप्राइव्ड और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट्स था उनके लिए अलग अलग रिजर्वेशन लाए गए। तो अब देखा गया है कि जो ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कास्ट्स हैं उन्हीं में कंपटीशन हो रहा है। और एक डिमांड उठ रही है कि जो विद इन ओबीसी एज ए कैटेगरी जो और ज़्यादा पिछड़े वर्ग हैं उनको और रिजर्वेशन दिया जाए। पांचवा टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। ये बहुत पुराना टॉपिक है इंडिया के लिए। जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं तब से मतलब कि अलग अलग लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ पर डिस्कशन और अलग अलग मुद्दे उठते रहे हैं। लास्टली जो है इसमें हम लोग फिर अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। तो पहला तो है कि इश्यूज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है उसमें पहला अ, हम लोग पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। ये इसलिए अभी न्यूज़ में है क्योंकि केशवानंद भारती, श्रीपद गवलरू मतलब उनका पूरा नाम था, एंड अदर्स एंड स्टेट ऑफ केरला में अ, एक केस पास हुआ है उसके कारण। अब केशवानंद भारती केस था क्या? केशवानंद भारती केस जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसने इसमें बेसिकली आउटलाइन किया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक जिसके आउटसाइड मतलब कि जिसको तोड़ के इवन लेजिस्लेचर अमेंड नहीं कर सकती मत ताकि जो बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन का वो बना रहे। कंपल्सरी एक्विजिशन मतलब कि केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट जो हुआ था 1963 में, इसमें लैंड इशू पे ये केस हुआ था। और कहा गया था कि ये जो केरला जो है लैंड एक्वायर कर रही है वो अगेंस्ट है फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आर्टिकल 25, 26 और 31 के। ये जो पूरा केस हुआ था केशवानंद भारती केस, इसको बहुत बड़े बेंच ने सुनवाई की थी। इसमें इन्वॉल्व थे टोटल 13 जजेस। ये माना गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का लार्जेस्ट बेंच है। मतलब कि मोस्टली देखा गया 5-6 जजेस मिलके मतलब डिसीजन लेते हैं, लेकिन इस डिसीजन पे आने के लिए 13 जजेस इन्वॉल्व थे। ठीक है। तो जैसे जैसे जो ये केस आगे बढ़ा तो इसमें जो मेन पॉइंट्स जिस पे डिस्कशन हुआ, इंटरप्रिटेशन पे बात हुई, वो था पहला तो इंटरप्रिटेशन ऑफ गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस का जजमेंट केशवानंद भारती के केस के पहले आ चुका था उस पे। दूसरा इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 368 मतलब कि जो वैलिडिटी है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
सेक्शन 2 एंड 3 ऑफ 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इन सब पे बात हुई, चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, कोर्ट ने सुना और उसके बाद जजमेंट आई थी। ये जो इवोल्यूशन है बेसिक स्ट्रक्चर का, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस इवोल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है। 1961 में पहले हाँ फ्रेंड्स, तो पहले 1961 में शंकरी प्रसाद केस हुआ और 1965 में सज्जन सिंह केस हुआ था। इसमें पार्लियामेंट इसमें डिसाइड हुआ था कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि आर्टिकल 368 के अंदर भी जो पार्लियामेंट के पास फुल पावर है, मतलब कि किसी भी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है पार्लियामेंट के पास कि वो अमेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता। इट हैज़ टोटल पावर फॉर अमेंडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस ने पूरा पावर दिया। फिर 1967 में गोलकनाथ केस था, उसमें आर्टिकल से कहा गया कि आर्टिकल 368 जो है उसके पास डिड नॉट, मतलब कि उसके पास उसके अंदर ये इतना ये नहीं है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सके, डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, मतलब कि गोलकनाथ केस में ये डिसाइड हुआ कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। इससे पहले क्या हुआ था कि अलाउ कर दिया था शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में, लेकिन गोलकनाथ केस में कहा कि आप नहीं कर सकते पार्लियामेंट को। फिर 1961 में आया आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 24th में जो था ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड, मतलब कि वापस से इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट के पास पावर वापस दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद साथ ही में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसमें कहा गया सेक्शन 2 के अंदर कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको मतलब कि कर्टेल किया जा रहा है, कम किया जा रहा विद ड्यू कंपेंसेशन। पहले था कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स थी, लेकिन 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, कर्टेल किया गया। फिर सेक्शन 3 जो था इस अमेंडमेंट का, वो कहा कि उसने प्रेसिडेंस दिया डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, और साथ में उसने जो जुडिशल रिव्यू का पावर था उसका भी स्कोप कम कर दिया, मतलब उसका भी जो सर्कमफेरेंस था उसको कम कर दिया फॉर 39B एंड 39C। फिर 1972 में 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके अंदर और 2 लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन ऐड किया गया 9th शेड्यूल में, मतलब हम लोग के अलग अलग शेड्यूल है ना, तो 9th वाले में ये ऐड कर दिया गया। जिस जिस ये जो 9th शेड्यूल है इसमें लिमिटेशन है जुडिशरी के ऊपर कि वो उस पर रूलिंग्स ला सकते हैं कि नहीं, तो ये 2 लैंड रिफॉर्म उसमें ऐड करके ये पार्लियामेंट ने कोशिश की कि जुडिशरी इंटरवीन ना कर पाए। उसके बाद 1973 में आया था आपका केशवानंद भारती केस। इसमें आपका वापस जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाया गया कि पार्लियामेंट के पास पावर होना चाहिए कि नहीं। तो इसमें ये डिसाइड किया गया कि द लाइन ऑफ थॉट मेंटेन्ड एंड स्ट्रेंथेंड इन द, मतलब कि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में गाइडलाइंस लाई गई, और इसी के आगे जब बाकी केसेस हुए जैसे कि मिनर्वा मिल्स केस, एसआर बोमाई केस, आईआर कोहलो केस, इसको इन्होंने केशवानंद भारती केस को सही माना, मतलब कि उसको रिस्ट्रिक्ट या कंट्रवीन नहीं किया, उसी के लाइन को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये पूरा इवोल्यूशन आप समझ गए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का। अब समझिए कि जो आउटकम क्या था केशवानंद भारती केस का, तो इसने पहले तो अपहिल्ड किया 24th अमेंडमेंट को, दूसरा जो गोलकनाथ केस था उसको सही किया, मतलब कि एक लिमिटेशन लाया पार्लियामेंट के पास, लेकिन
साथ में ये भी कहा कि वो कर सकती है, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है उनको आप नहीं टच कर सकते पार्लियामेंट को। और फिर जो बाकी जजमेंट था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया 25th और 29th अमेंडमेंट एक्सेप्ट फॉर द पार्ट दैट curtailed इट्स पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू। मतलब कि जो 25th और 29th अमेंडमेंट जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसको curtail किया, मतलब कि जुडिशल रिव्यू वाले पार्ट को, मतलब कि इसके अंदर जुडिशरी से पावर ले लिया गया था जुडिशल रिव्यू का, उसको हटा के बाकी चीज़ अपहेल्ड किया। एंड ऑल्सो asserted that preamble is a part of the constitution and hence amendable। मतलब कि preamble को भी जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है। preamble अभी तक एक ही बार अमेंड हुआ है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब समझते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स थे बेसिक स्ट्रक्चर के। तो पहला तो सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि इंटरनल सॉवरेनिटी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, मतलब कि इंडिया किसी बाहरी देश या आंतरिक तरीके से किसी के अधीन नहीं है। दूसरा है कि एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम सेक्योर्ड टू द सिटीजन, मतलब कि इंसान के पास, इंडियन सिटीजन्स के पास इंडिविजुअल फ्रीडम है जो कि नहीं लिया जा सकता। तीसरा वेलफेयर स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो जो वीकर सेक्शन है उनका ख्याल रखेगी। चौथा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के अनुसार ही होगा। नेक्स्ट है रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हम लोग का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो रिपब्लिकन है, मतलब कि कोई भी राष्ट्रपति हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी इंडियन सिटीजन वो बन सकता है। और डेमोक्रेटिक है, मतलब हम लोग इलेक्ट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एक चुनी हुई सरकार अपने लिए चुनते हैं। नेक्स्ट है सेकुलर एंड फेडरल कैरेक्टर, मतलब कि हम लोग कोई पार्टिकुलर रिलीजन हम लोग का स्टेट रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन एक समान है, इक्वी डिस्टेंस रखता है। फेडरल कैरेक्टर मतलब कि हम लोग का सेंटर में अलग गवर्नमेंट है और स्टेट में इंडिविजुअली अलग गवर्नमेंट है, तो इट्स अ होल्डिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब कि जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक सेपरेशन रखा गया है, मतलब कि ये तीनों एक दूसरे के जो एरिया है जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर नहीं करते, मिनिमम इंटरफेयर करते हैं। नेक्स्ट है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब कि चाहे जो भी रूल बनाए हम लोग का पार्लियामेंट, वो यूनिटी और इंटेग्रिटी के अगेंस्ट ना हो, सबको साथ, मतलब सबका साथ सबका विकास काइंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि हमारे जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके पास इतना पावर है कि वो रिव्यू कर सके, जो भी लॉज बनाते हैं हमारे पार्लियामेंट उसको रिव्यू कर सके, उसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। नेक्स्ट है हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि सिर्फ डीपीएसपी में और कुछ चीज़ें फंडामेंटल राइट्स, तो जब हमारा पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाए तो दोनों को समान तरीके से बैलेंस करते हुए आगे लॉज बनाए, ठीक है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब कि हम लोग के यहाँ पार्लियामेंट है जो कि बनाती है लॉज, और पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब कि हम लोग चुनते हैं, जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, यानी कि हम लोग जो लॉ है, लीगल है, उसके अनुसार चीज़ें करते हैं, मतलब कि हमारे कस्टम्स और हमारे रिचुअल्स से ज़्यादा जो रूल ऑफ लॉ है वो मान्यता है उसकी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, मतलब कि सारे लोग एक समान है, एक बराबर है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि इलेक्शन इम्पार्शली होना चाहिए, हर इंसान के पास वोटिंग राइट है, जो कि वो बिना किसी बायसनेस, बिना किसी इन्फ्लुएंस के वो अपना ये राइट पूरा कर सके। जैसे कि अभी इलेक्शन है, आपको पता ही होगा, असम में है, केरला में है, वेस्ट बंगाल में है, तो वहाँ जाके लोग आराम से अपना वोट दे सके।
नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब कि जुडिशरी पे कंट्रोल ना हो, ये ना हो कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करे जुडिशरी और उसके डिसीजन को, वो बताए जुडिशरी को कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा रूलिंग लाना है, ऐसा ना हो। नेक्स्ट है लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी अमेंडमेंट ले आए और पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दे, ऐसा वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, मतलब कि जस्टिस को एक्सेस, मतलब कि कोई भी इंसान जुडिशरी तक जा सकता है, अपने लिए जस्टिस मांग सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल और एसेंस अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो भी प्रिंसिपल हैं या एसेंस हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को बनाते समय हमारे मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसने ध्यान रखा, उसको ध्यान रखते हुए बनाना है आपको जो भी लॉज बना रहे हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि जो आर्टिकल 32 हुआ, आर्टिकल 136, आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 142, ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट के पावर को डिसाइड करते हैं, ये सब जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसको भी जो लेजिस्लेचर है वो चेंज नहीं कर सकती, ऐसा ना हो कि ऐसा चेंज करे कि पूरा का पूरा जुडिशरी का वर्किंग ही हैम्पर हो, ऐसा वो कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट है पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 227। उसी तरह ये भी है कि आपको हाई कोर्ट का जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा लेजिस्लेचर इंटरवीन नहीं कर सकता, उसी तरह हाई कोर्ट को भी एक इंडिपेंडेंस है और उसके जो रिट्स हैं उसको आप उसके स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये आपका हो गया एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन क्या क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं और उससे रिलेटेड जजमेंट्स क्या क्या हैं। जैसे कि शंकरी प्रसाद हो गया पहले, फिर आपका गोलकनाथ केस हुआ, फिर आपका केशवानंद हुआ, मिनर्वा मिल्स हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग करेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और इससे पहले मैं कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ, जो भी मैं अपडेट करूँ वो डायरेक्टली आप तक पहुँच जाए। एंड अगर आपको लगता है मैं किसी तरह इसको और बेटर कर सकती हूँ तो ये भी मुझे सुझाव दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।